सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम को जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में 2011 से लागू किया गया। फिर ये 2013 की भर्ती में भी सिलेबस में था और अब आने वाली भर्तियों में भी ये सिलेबस में है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों से कुल 25% इस परीक्षा में आते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की संपूर्ण तैयारी मैं आपको हमारे YouTube चैनल हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन पर उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे चैनल हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन को सर्च करके सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के सारे वीडियोज देख सकते हैं, जिस पर जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के सभी विषयों के सारे वीडियोज उपलब्ध है। इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो जूनियर अकाउंटेंट के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस सिलेबस में GF एंड AR के कुछ अध्यायों को रखा गया है, संपूर्ण अध्यायों को नहीं रखा गया है। इसमें अध्याय 1 से 6 तक लगातार रखा गया है और फिर अध्याय 14 और अध्याय 17 को रखा गया है। कुल मिलाकर 8 अध्यायों को आपके सिलेबस में रखा गया है। इसमें से अध्याय 1 से 6 तक कुल 124 नियम है और अध्याय 14 में कुल 5 नियम है और अध्याय 17 में कुल 15 नियम है। इस प्रकार ये 22 नियम और अध्याय 1 से 6 तक 124 नियम, कुल 146 नियम है जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इन 46 नियमों पर कुल 400-450 प्रश्न बनते हैं, जिसकी संपूर्ण तैयारी मैं आपको हमारे YouTube चैनल हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन पर करवाऊंगा। आप लगातार हमारे संपर्क में बने रहिए। अध्याय 1 में नियम 1 से 4 तक है। अध्याय 1 नियम 1 से 4। अध्याय 1 में प्रस्तावना दी गई है। नियम 2 1 से नियम 2 34 तक कुल 34 परिभाषाएं दी गई है। नियम 3 में विभागाध्यक्ष की शक्ति दी गई है, विभागाध्यक्ष शक्ति। इस प्रकार अध्याय 1 में सामान्य वित्तीय नियमों की प्रस्तावना दी गई है और इस अध्याय 1 का नियम 1 में कहा गया है कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश बताया गया है सामान्य लेखा नियम को नियम 1 में, और इन्हें कोषागार नियमों के पूरक कहा गया है। कोषागार नियमों के पूरक जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स कोषागार नियमों के पूरक है। ये राजस्थान के राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। इन नियमों में सरकारी धनराशि की प्राप्ति, उनकी अभिरक्षा और सरकारी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया इन नियमों में दी गई है, जिन्हें सरकारी कर्मचारियों को फॉलो करना होता है, जिसका सरकारी कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार चलना होता है। अध्याय 2 सामान्य वित्तीय प्रबंध के बारे में है। अध्याय 2 नियम 5 से नियम 26 तक है। अध्याय 2 में संविदा की प्रक्रिया बताई गई है, अर्थात टेंडर किस तरह से दिए जाएंगे इसके संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। यदि कर्मचारियों द्वारा कोई हानि हो जाती है, सरकारी राजस्व में, सरकारी खजाने में कोई कपट कर लिया जाता है, कोई दुर्विनियोग कर लिया जाता है, तो उसकी सूचना किस तरह से ऊपर के अधिकारियों को दी जाएगी, किस तरह से उसको राइट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस संबंध में प्रक्रिया दी गई है। यदि कोई दुर्घटना से हानि हो जाए तो सरकारी संपत्ति की, तो उसकी सूचना उच्चाधिकारी को किस प्रकार दी जाएगी, लेखा अधिकारियों के कर्तव्य, विनियम बनाने की शक्ति आदि के संबंध में विस्तार से दिया गया है। फिर आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में राजस्व एवं प्राप्तियां, राजस्व एवं प्राप्तियों के संबंध में संपूर्ण नियम 27 से नियम 41 तक दिए गए हैं। इस अध्याय में सरकारी भूमि, सरकारी भवन आदि के संबंध में किराया की प्राप्ति, संग्रह के बारे में नियम दिए गए हैं और कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा जो जुर्माना अधिरोपित किया जाता है उसके संग्रह के बारे में प्रक्रिया दी गई है और साथ ही राजस्व माफी, राजस्व प्रत्याय के संबंध में वर्णन किया गया है अध्याय 3 में। अध्याय 4 नियम 42 से नियम 60 तक है। इसमें सरकारी धनराशि पर प्राप्ति
धनराशि की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा और कोषागार में उसका भुगतान, इस संबंध में प्रक्रिया अध्याय 4 में दी गई है। सरकारी धनराशि की प्राप्ति के संबंध में वो रोकड़ में कितनी प्राप्त की जाएगी, वो नोटों और सिक्कों के रूप में प्राप्त की जा सकती है, ड्राफ्ट और चेक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, और नकद का लेन देन करने वाले कर्मचारी उसकी किस तरह से अभिरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, किस तरह से उसका लेन देन करेंगे, कितनी राशि रोकड़ में रख सकते हैं अपने पास में, इस संबंध में सारे नियम अध्याय 4 में दिए गए हैं। और सरकारी राशि प्राप्त होने के बाद कर्मचारी किस तरह से उसको कोषागार में भुगतान करेंगे या जनता जमा कराने वाले कोषागार में किस तरह से सीधे भुगतान कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ये सारे नियम अध्याय 4 में दिए गए हैं। अध्याय 5 स्वीकृतियों की शक्तियों के संबंध में है। अध्याय 5 स्वीकृति की शक्तियाँ। इसमें अध्याय 5 में स्वीकृति कब से मानी जाएगी, स्वीकृति कौन जारी कर सकता है, कौन स्वीकृत कर सकता है, और कब तक स्वीकृति प्रभावी रहेगी, और कब स्वीकृति लैप्स हो जाएगी, इस संबंध में सारे नियम अध्याय 5 में दिए गए हैं। और साथ में अध्याय 5 में उच्चतर अधिकारी किस तरह से निम्न अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और कार्यकारी शक्ति प्राप्त अधिकारी किस तरह से शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और भूतकालीन कार्यों के संबंध में किस तरह से शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अध्याय 5 नियम 61 से नियम 73 तक विस्तृत है। कुल 13 नियम है इसमें। फिर आता है अध्याय 6। अध्याय 6 नियम 76 से नियम 124 तक है। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा नियम है और यह भुगतान के संबंध में है। सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से भुगतान किया जाएगा, सरकार से राशि प्राप्त करने के संबंध में, चाहे वो संस्था हो, कर्मचारी हो या अन्य कोई, किस तरह से सरकार द्वारा उनको भुगतान किया जाएगा, ये भुगतान की सारी प्रक्रिया अध्याय 6 में दी गई है। इसमें किस तरह से दावे पेश किए जाएंगे सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, और भुगतान को प्राप्त करने में यदि कोई देरी हो गई हो, भुगतान की अवधि निकल गई हो, तो किस तरह से दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भुगतान के वाउचरों के संबंध में वर्णन दिया गया है, नियम बताए गए हैं। अध्याय 1 से 6 लगातार इन 6 अध्यायों को जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद में अध्याय 14 और अध्याय 17 दो और अध्याय है हमारे सिलेबस में। अध्याय 17 सहायता अनुदान के संबंध में है। सहायता अनुदान संस्थाओं को दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, पंचायतों को दिया जाता है, किसी भी तरह से किसी को भी जो भी सरकार सहायता अनुदान दिया जाता है उसकी सारी प्रक्रिया अध्याय 17 में दी गई है। इसमें नियम 289 से 293 तक के नियम हैं। कुल 15 नियम दिए गए हैं। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। अध्याय 14 रिफंड के संबंध में है। यदि सरकार को अधिक भुगतान हो गया हो, कोई भी अन्य कारण से रिफंड लेना हो, तो रिफंड की सारी प्रक्रिया अध्याय 14 में दी गई है और इसमें नियम 252 से 258 तक है। कुल 7 नियम है इसमें। अध्याय 14 में सरकार द्वारा जनता की, किसानों की भूमियों का जो अधिग्रहण किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में भी नियम 258 अध्याय 14 में है। सरकारी कर्मचारियों को कोई नुकसान हो जाए, कोई क्षति हो जाए, तो उसको किस तरह से भुगतान किया जाएगा या भुगतान नहीं किया जा सकता, इस संबंध में नियम दिए गए हैं अध्याय 14 में। इस प्रकार अध्याय 1 से 6 और अध्याय 14 और अध्याय 17 कुल मिलाकर 8 अध्याय जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में रखे गए हैं। इन अध्यायों के सारे नियमों पर विस्तार से हमारे वीडियोज आपको उपलब्ध होंगे। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे से संपर्क में रहिए और इसके साथ ही अन्य विषयों के वीडियोज भी आपको उपलब्ध होंगे। इन सारे नियमों को हम एक चार्ट से समझते हैं जो सिलेबस में है। अध्याय 1 प्रस्तावना, जिसमें परिभाषाएं दी गई है नियम 2 में, और विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष की शक्ति दी गई है नियम 3 में, और नियम 4 में इन नियमों के संबंध में कोई कठिनाई हो तो उसके व्याख्या के संबंध में नियम 4 है, जिसमें वित्त विभाग को शक्ति दी गई है।
अध्याय 2 में वित्तीय प्रबंध और सामान्य प्रणाली दी गई है। इसमें नियम 5 से नियम 26 तक है। सामान्य एवं राजस्व प्राप्तियों के संबंध में नियम 27 से नियम 41 तक है अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में धनराशि प्राप्ति, धनराशि की अभिरक्षा और उसकी रक्षा, और सरकारी धनराशि का कोषागार में भुगतान किस तरह से किया जाएगा, ये नियम 42 से नियम 60 तक दिया गया है। अध्याय 3 और 4 दोनों में समानताएं हैं, दोनों ही सरकारी धनराशि की प्राप्ति के संबंध में है, जबकि अध्याय 6 सरकारी राशि के भुगतान के संबंध में है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अध्याय 4 और 6। अध्याय 5 में स्वीकृति की शक्तियाँ दी गई है, जो नियम 61 से नियम 73 तक है। नियम 61 से नियम 73 तक स्वीकृति की शक्तियाँ। और चैप्टर 6 में भुगतान के संबंध में है, नियम 74 से नियम 124 तक। और अध्याय 14 जो है वह है प्रतिदाय रिफंड के संबंध में। प्रतिदाय का मतलब रिफंड होता है। इसमें नियम 52 से नियम 258 तक है, कुल 7 नियम। और अध्याय 17 जो सहायता अनुदान के संबंध में है, इसमें नियम 289 से 293 तक कुल 15 नियम है। इस प्रकार नियम 1 से 124 तक लगातार 124 नियम है। और अध्याय 14 के 7 नियम, अध्याय 17 के 15 नियम, कुल 146 नियम हमारे सिलेबस में निर्धारित है। इन सभी नियमों को एक एक करके विस्तार से अलग अलग वीडियोज में हम आपको पढ़ाएंगे। आपको इस संबंध में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे।